हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज ज्योग्राफी भूगोल क्लास 6 एनसीईआरटी के सेशन में अध्याय 4 यानी कि लेसन 4 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम पीछे क्लास 6 भूगोल एनसीईआरटी के 3 लेसन को कंप्लीट करा चुके हैं और इसी क्रम में आज चौथा लेसन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह एनसीईआरटी का बुक इतना महत्वपूर्ण है कि सीटेट स्पेशल क्लास चला रहे हैं निकालने के लिए आपको, और जीके जीएस बीपीएससी जो शिक्षक या पीसीएस किसी भी स्टेट की या एसएससी रेलवे, ये सभी के लिए उपयोगी है। चलिए तो बिना समय गंवाए आज के सेशन के पहले मानचित्र जो हमारा आज चैप्टर है शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर हम पूरे वर्ल्ड संसार का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी के किसी एक भाग, इसके पार्टिकुलर भाग को अध्ययन करते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति जो होती है वो मानचित्र की होती है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कहाँ है? चपटी सतह पर। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आप सुने होंगे एटलस, बहुत विद्यार्थी एटलस का नाम लेते हैं। तो एटलस जो होता है वह मानचित्र के माध्यम से एक स्टडी होता है जिसमें बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाता है और उसको एक साथ बहुत सारे मानचित्रों को एकत्रित करने को, सम्मिलित करने को एटलस कहा जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया जा रहा है। तो पहला है भौतिक मानचित्र। देखते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पूछ दे यह प्रश्न कि पर्वत किस मानचित्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक मानचित्र। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, भौतिक, राजनीतिक, ऐसे करके। तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये ध्यान रखिएगा कि ये सब जो होते हैं वह किसके माध्यम से, ये देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर। ठीक है, महासागर ये जो है, देखिए फिर से इसको बना देते हैं। ये पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक, दोनों याद रखिएगा, या उच्चावच मानचित्र भी दे सकता है और भौतिक। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। तो
चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक मानचित्र। तो अब राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है राज्यों, देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देश व राज्यों तथा उनकी सीमा, देश, राज्य, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए थीमेटिक मानचित्र। तो आप भौतिक मानचित्र समझ लीजिए जिसमें प्राकृतिक चीज, नदी, पहाड़, पर्वत, महासागर, अब गांव, देश, राज्य, ये सब की सीमाओं का अध्ययन राजनीतिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ सड़क, रेल, वर्षा, वन, उद्योग के बारे में दर्शाना हो तो उस मानचित्र को जिसमें दर्शाया जाता है थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, मानचित्र के 3 घटक बताए गए। ओके, ये जो है मानचित्र के 3 घटक बताए गए हैं। तीनों घटक याद रखिएगा, चौथा इसमें नहीं दे, इसमें पूछ देगा कौन नहीं होगा। तो मानचित्र का 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी, दिशा, प्रतीक के मानचित्र के 3 घटक हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी की व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सामुदायिक केंद्र, ये गांव का आपका ये मानचित्र बनाया गया है। इसमें पेड़ है, खेल का मैदान है, सामुदायिक केंद्र है और ये सब देखिए कुआं है, दुकानें हैं, विद्यालय है, विकास के 16 घर, करीम का घर है, ये लोगों के गांव का घर है, गली है, ये एरो दे के बनाया गया है। अब देखिए पैमाने पर दिया गया है। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं दिशा। ये दूरी होगी, ये दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा जाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए
ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है। अब देखिए यहाँ का ये उत्तर, ये पश्चिम, इसका मतलब ये बीच का उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर, ये पूरब, इसका मतलब बीच का क्षेत्र उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये पूरब और दक्षिण, इसका मतलब बीच का क्षेत्र दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और ये दक्षिण और पश्चिम, इसका मतलब बीच का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऊ से ऊपर, ऊपर माने उत्तर हमेशा होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसा कि चित्र में हमने आपको बताया, चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि प्रधान दिग्बिंदु कौन होते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु जो मुख्य 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि प्रधान दिग्बिंदु कौन होते हैं? बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम की बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये विकास का घर है और ये विकास के घर से यहाँ से देखिए ये इसका दरवाजा है और यहाँ से ये चलते हुए देखिए आपको ले गया गया। ये जो है आपका सामुदायिक केंद्र है। तो इसकी दूरी बताने के लिए आप पैमाने पर एक मानक होता है, उसे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। किससे? किसी स्थान की दिशा का पता किससे लगाते हैं? किसी स्थान की दिशा का पता हम कैसे लगाते हैं? तो दिक्सूचक, ये देखिए दिक्सूचक से प्रश्न पूछता है कि किसी स्थान की दिशा का पता किससे लगाते हैं? तो दिक्सूचक से। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो पूछता है कि दिक्सूचक यंत्र का जो सुई होता है, सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। देखिए आपको यहाँ दिक्सूचक दिखाया गया है और दिक्सूचक का ये सुई है, देखिए ये सुई है, ये तो ये किस तरह से उत्तर दक्षिण की ओर है। ये प्रधान बिंदु जैसा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाओं में प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है और दिक्सूचक घड़ी है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यही है दिक्सूचक। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूछता है, दिक्सूचक सुई की दिशा हमेशा किस ओर होता है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में होता है। अब तीसरा प्रतीक, ये प्रतीक या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक। किसी भी मानचित्र व वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। अब देखिए तो प्रतीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रतीक का कौन? भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं हो जब होता है तो अक्षरों से, प्रतीक में प्रतीक उसी का होता है, अक्षर का, छाया का, रंग का, चित्र का, रेखा का। इससे जो है उपयोग करके हम प्रतीक से इसको मानचित्र को समझते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। देखिए ये आपको दिखाया गया है, हर जगह आपको किसी भी नक्शे में, देखिए किसी भी नक्शे में आपको दिखाई पड़ेगा। ये ऊपर रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का देखिए ब्लैक करके ऐसे रेल की पटरी बनाया जाता है। ये लाइन इस तरह से होता है। ये प्रश्न में भी पूछ देता है कि ये बताइए कि ये जो चिन्ह है वो किसके लिए प्रतीक है? तो इस तरह का चिन्ह जो होता है रेलवे लाइन के लिए होता है। 2 डॉट समानांतर, ये देखिए ये सड़क के लिए होता है, कच्ची पक्की सड़क दोनों, ये दोनों के लिए होता है। 2 लाइन समानांतर होगा।
फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिलाओं का सीमा ऐसे होता है, लाइनिंग, फिर बिंदु, लाइनिंग बिंदु, लाइनिंग बिंदु करके होता है, इसको पूछा जाता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, कुओं को देखिए नीला रंग होता है, नदी इस सब में नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल में क्या होता है, पानी होता है। पानी कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए इस नीले रंग से दर्शाया जाता है और लंबी लंबी दो लाइन के बीच में होता है। फिर मंदिर, गिरजाघर, तो आप देखते ही हैं मंदिर जैसा होगा आकृति, मस्जिद की आकृति का इस तरह का होता है। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। अब देखिए पीओ, पीओ माने पोस्ट ऑफिस, पीटीओ देख रहे हैं, पीएस पुलिस स्टेशन, और ये जो है पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ माने पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब इस तरह से पीओ पीटीओ करके। फिर बस्ती कब्रिस्तान को तो रेड रंग के, ये देखिए ये लाइनिंग बना होता है, ये और कट होता है नीचे रेड कलर का, फिर चांद टाइप का होता है। पेड़ पौधे हरे रंग के ये देखिए बने होते हैं। तो ये आपको पूछता भी है, इसका प्रतीक आपको याद रखिए, पूछ देगा और दे देगा कि ये किसका प्रतीक है। तो खास तौर से रोड का, ये दो डॉट डॉट करके लंबी लंबी लाइनें होती हैं सीमाओं का, ये सीमा का होता है, एक लाइन होता है ब्लैक करके, बीच में डॉट होता है। ये बाकी और पकड़ में आ जाएगा, ये ध्यान में दो रखिएगा तो हो जाएगा। और फिर बस्ती कब्रिस्तान का, तो बस्ती में ये रेड कलर का होता है, कब्रिस्तान में ऐसे चांद टाइप का होता है, ये पौधे का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, ये देखिए, ये मान लीजिए ये रेलवे लाइन है, ये आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन को, और ये बस्ती है रेड कलर का, पेड़ पौधा हरे रंग का, ये रेड कलर का बस्ती है, ये आपको मिल जाएगा। ये मस्जिद मंदिर है, इसी में आपको नक्शे में, ये ओरिजिनल है। आप गांव घर का नक्शा जो नापा जाता है उसमें देखेंगे तो इसी तरह का मिलेगा, और आपको उसी से समझना है कि ये चीज़ यहाँ है। और देखिए ये सब है, ये देखिए ये कब्रिस्तान है, ये नीचे चांद टाइप का, और ये नदी है ब्लू जिसमें दिखाई पड़ता है पानी होता है। पीटीओ, पीएस, पुलिस स्टेशन यहाँ है, यहाँ मंदिर है, सब दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, देखिए ध्यान रखिएगा ये लाइन बड़ा अच्छा है। ये नीले रंग का जो है, ये नीले रंग का ये इस्तेमाल जलाशय में किया जाए, क्योंकि पानी है, पानी नीला रंग का होता है इसलिए। जब भूरा पूछा जाएगा तो पर्वत, भूरा किसका प्रतीक होता है तो पर्वत का। पीला पठार का, भूरा पर्वत का, पीला पठार का। हरा मैदान का, मैदान में कैसा हरा रंग का घास होता है। तो दो चीज, ये तो जलाशय और मैदान पकड़ा जाएगा। पीला से प से पीला, प से पठार, लेकिन पर्वत भूरा याद रखिएगा। ठीक है, इसको जरूर, ये सब यही ऐसी तरह से एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर क्या आधारित होता है तो रेखा चित्र। रेखा चित्र याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जिसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखाचित्र मानचित्र क्या होता है, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटे, अब देखिए खाका, एक खाका, खाका रेखाचित्र खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र, देखिए ये पूछ दे कि यदि एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया हो तो उस रेखाचित्र को खाका कहते हैं, जब बड़े पैमाने पर खींच दिया जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं।
तो बड़े पैमाने पर, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जब हम रेखा चित्र खींचते हैं तो उसे खाका कहा जाता है, खाका। तो इस तरह से आज मानचित्र का सेशन समाप्त होता है। अब अभ्यास के आपके प्रश्न हैं, तो मानचित्र के 3 घटक, दिशा, दूरी, प्रतीक, इस तरह से आप याद करते। प्रधान दिग्बिंदु, चारों दिशाएं होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो वृक्षों को थीमेटिक मानचित्र से दिखाया जाता है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदी। राजनीतिक मानचित्र में गांव, शहर की सबका। नीले रंग का इस्तेमाल, नीला किसमें, जलाशय। इस तरह से आप इस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से, यदि आप जिस तरह से मैं पढ़ाया हूँ आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं छूट सकता है। बड़े अच्छे से और आसानी से आपको समझा के पढ़ाया जाता है। तो आप रेगुलर अध्ययन करते रहें और अगले नोटिफिकेशन के लिए और 5वें अध्याय के लिए आप तैयार रहें। इसी टाइम में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।